नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चालू करते हैं आपका 12th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसका वेटेज आप जानते हो कितना है। तो यहाँ पे चालू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब दुनिया में कोई भी चार्ज जब एग्जिस्ट करेगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। एन इज एन इंटीजर हियर। इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है? 1.6 10 की पावर -19 कूलम, उसी का वो मल्टीपल होगा, है कि नहीं। मतलब सबसे छोटा चार्ज दुनिया में कौन सा हो सकता है? ई। उसके बाद कौन सा आएगा? 2e। उसके बाद कौन सा आएगा? 3e। अड़ी ची डी डी आ नहीं सकता, है कि नहीं। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में ही चलेगा, ये सबको पता है। उसके बाद जो है क्या है ये, यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इंडक्शन क्या है। देखो यहाँ पे एक न्यूट्रल बॉडी रखी हुई है। न्यूट्रल बॉडी के बाजू में आपने एक पॉइंट चार्ज रख दिया, ये Q प्लस Q। इस प्लस Q की वजह से इस बॉडी में इंडक्शन हो जाएगा। इंडक्शन हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? -Q चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे और प्लस Q चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। मतलब ये बॉडी कंडक्टर की होनी चाहिए, है ना। कंडक्टर में ही चार्ज अपने आप हिल सकता है, वरना कैसे हिलेगा, है ना। तो कंडक्टर की बॉडी है। और आप सब जानते हो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। उसी के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सिंपल सा बंदा है कि अगर प्लस चार्ज रखोगे तो सामने वाले सरफेस पे क्या आएगा? इंड्यूस चार्ज -Q आएगा, और इधर कितना आएगा? +Q आएगा। टोटल चार्ज अभी भी 0 है, बस चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको याद रखें, है कि नहीं। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के 0 होती है। अगर हमें क्या करना है इसमें, क्या करना है हमें, अगर इसमें इसको इस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग इसको अर्थिंग कर देंगे। जैसे इसको अर्थिंग कर देंगे आप देख सकते हो +Q ने -Q को पकड़ रखा है, अट्रैक्शन है इनके बीच में। लेकिन ये जो वाला जो +Q है, अर्थिंग का मतलब क्या? अर्थ से जोड़ देना। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो सारा ये +Q चार्ज निकल जाएगा अर्थिंग के द्वारा, और ये बॉडी आपकी जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगी? निगेटिव चार्ज हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग भी कर सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट से। अब जो है काम की बात करते हैं, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है? 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स से निकाल के देता है। अगर दोनों चार्ज प्लस होंगे तो रिपल्शन होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। ये फोर्स की वैल्यू कितनी आती है? CQ1Q2/r²। सी मतलब क्या होता है? सी मीडियम पे डिपेंड करता है। सी डिपेंड्स ऑन मीडियम। चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है? तो सी की वैल्यू होती है 1/4πε0। ये एयर के लिए होता है। और अगर कोई मीडियम है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? 1/4πε0। और के आता है, के मीडियम का आता है, इसका नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप सब जानते हो, है कि नहीं। और ये जो वैल्यू होती है सी की, ये वैल्यू वैसे होती कितनी है? 9 × 10 की पावर 9। सी की वैल्यू आप जानते हो, है कि नहीं, एयर के लिए। और मीडियम के लिए नीचे के भी आ जाएगा, है कि नहीं। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी बोलते हैं इसको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम। उसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की पावर -12। तो ये सब चीज़ें आपको रिवाइज करनी है, याद रखनी है। उसके बाद क्या है, अगर हम लोग देखें कि फोर्स का फॉर्मूला क्या आ रहा है, फोर्स का फॉर्मूला आ रहा है CQ1Q2/r², है ना। Q1Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है, r² क्या है ना। मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज +2 है, यहाँ पे -6 है ना। तो ये Q1 में क्या डालोगे? 2 डालोगे, और Q2 में क्या डालोगे? +6 की -6 +6 डालोगे, है कि नहीं। ये जो फॉर्मूला है ये डायरेक्शन नहीं बताता, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है। डायरेक्शन तो दिमाग से निकालनी है। कैसे निकालनी है? अगर आपके लाइक चार्ज है तो रिपल्शन, अनलाइक है तो अट्रैक्शन। तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड डालने हैं चार्ज के, इसको याद रखना। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। देखिए अगर बीच में मीडियम हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पॉइंट चार्ज है Q2। आधा मीडियम क्या है? यहाँ से यहाँ तक एयर है, और आधा मीडियम क्या है? यहाँ से यहाँ तक, है ना। कोई तो अजीब सा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग के मान रहे हैं, है कि नहीं। तो इस तरह का अगर आधा सिस्टम आ गया तो फोर्स कैसे निकालेंगे? तो सिंपल फंडा है, R1 डिस्टेंस अच्छा है क्योंकि वो एयर में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है R2 डिस्टेंस में, क्योंकि वो मीडियम में है। तो जो मीडियम में होता है, मीडियम में जो R2 डिस्टेंस है आपका, उसको आपको अच्छा एयर में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? R2 को लिखना पड़ेगा R2 × √k, के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा फोर्स का कि CQ1Q2 डिस्टेंस कितना आएगा? अभी ये डिस्टेंस तो R1 अच्छा है, एज इट इज आएगा, और ये आगे वाला R2 मॉडिफाई होकर आएगा, √k लग के आएगा उसमें, है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, वाटर का के होता है 81, तो यहाँ पे जो है √81 मतलब 9R2 लिखना पड़ेगा आपको R2 की जगह। तो जो भी मीडियम के अंदर डिस्टेंस होगा उसको √k मल्टीप्लाई होकर आएगा। बाकी फॉर्मूला पहले जैसा ही आएगा फोर्स का। तो ये फोर्स किसके बीच का है सर? मान लो ये चार्जेस अनलाइक चार्ज है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा इक्वल है अपोजिट फोर्सेस वाला अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। उसका ये फॉर्मूला है नया वाला मॉडिफाइड। कब लगाना है ये? जब आधा मीडियम एयर हो, आधा कुछ और हो, जो भी है, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर भी यहाँ पे होता पहला मीडियम में K1 होता, दूसरे मीडियम में K2 होता, तो क्या करते? इसको R1 को √K1 लगता, R2 के √K2 लगता, है ना। जो भी मीडियम का K हो लगेगा उसमें, याद रखें। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एक पॉइंट चार्ज जब होता है, ये पॉइंट चार्ज दिख रहा है आपको, ये अपने आजू बाजू में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करता है ना, अपने आजू बाजू में अपना प्रभाव डालता है। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? CQ/r²। उसका डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, निगेटिव होगा तो टुवर्ड्स द चार्ज, इस तरह से होता है। इसकी अगर लाइंस ड्रॉ करूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप जानते हो इस तरह से चारों तरफ ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है कि नहीं, इस तरह से होता है ये। तो इसका फॉर्मूला याद रखें, CQ/r²। सी क्या है आपका? 1/4πε0। अगर मीडियम एयर होगा तो, नहीं तो फिर नीचे के भी आ जाएगा, है ना। अगर मीडियम होगा तो यहाँ पे के भी आ जाएगा, ये बातें हैं।
उसके बाद क्या है देखो, नोट यहाँ पे क्या याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है तो बता दिया मैंने आपको। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली किसी ने, मान लो यहाँ पे इस रीजन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी देखो ना पैरेलल लाइन से इक्वली स्पेस्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड होती है, मतलब इसकी वैल्यू जो होती है हर जगह पे सेम होती है, वैल्यू इसकी डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होती, डायरेक्शन भी फिक्स होती है, इसको यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। एनीवेज यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है किसी जगह पे और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को हमने छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है या रिलीज कर दिया है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, ई क्यू फोर्स लगेगा, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उपयोग यही है, किसी जगह पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी है तो उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चार्ज पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इस कमरे में यहाँ पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर चार्ज रखेंगे तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, इसको याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही फोर्स आपका लगता है, ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लगता है, सिंपल सी बात है। अब जो है हम लोग आगे की बात करते हैं, एक लाइन चार्ज की वजह से, एक फाइनाइट लाइन चार्ज है उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो लाइन चार्ज आप जानते हो, लाइन चार्ज में लैम्बडा आता है, लैम्बडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे पी पॉइंट है, सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी पॉइंट तक, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहते हो। कहाँ निकालना चाहते हो, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे आप पहले ड्रॉ क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो ये डिस्टेंस डी है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द रॉड फ्रॉम द पॉइंट इज डी, है कि नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों एजेस को कनेक्ट करना है, दोनों एजेस को यहाँ पे कनेक्ट करना है पी पॉइंट से। ये एंगल आपका बनेगा θ1 और ये एंगल आपका नीचे बनेगा θ2। एक क्लॉकवाइज आ रहा है एंगल, एक एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, θ1 θ2, बीच में डी डिस्टेंस है कि नहीं। ये आपको डेटा पहले से पता होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाओगे। फिर इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो दो कंपोनेंट में एग्जिस्ट करेगी, एक उजवी कड़न एक खाली आसा, ये होगा ई परपेंडिकुलर और ये होगा ई पैरेलल। रॉड के परपेंडिकुलर है तो ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। इधर ही क्यों लिया सर आपने, क्योंकि सबको फील आता है यार, यहाँ पे चार्ज ऐसे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी नीचे कहीं, तो इस दिशा में, है कि नहीं, इस दिशा में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो इस दिशा में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी टेढ़ी होगी, तो उसका कंपोनेंट कर दो ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला है के लैम्बडा बाई डी, के या लिखो या सी लिखो, सी भी लिखते हैं बच्चे, इसको सी लिख सकते हो, सी लैम्बडा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। और दूसरी वाली क्या है, सी लैम्बडा बाई डी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है, डायरेक्शन तो हमने ले लिए नीचे की तरफ, तो ये फॉर्मूले मैग्नीट्यूड्स के हैं, मैग्नीट्यूड आता है इससे। फॉर्मूले आप याद रखें, है ना। अगर आपके पास इनफाइनाइट वायर आ गया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज आ गया, तो आप देख सकते हो θ1 θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2c लैम्बडा बाई डी, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाजू वाले पॉइंट पे कितनी आ जाएगी, 2c लैम्बडा बाई डी आ जाएगी, और हॉरिजॉन्टल में होगी, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका एग्जिस्ट करेगा, पैरेलल वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो इनफाइनाइट चार्ज के लिए ऐसा होता है, 2c लैम्बडा बाई डी, ये फॉर्मूला याद रखें इनफाइनाइट चार्ज के लिए। उसके बाद क्या करें, चार्ज रिंग की बात करते हैं। एक इस तरह की रिंग है चार्ज रिंग, और रिंग के एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, बाजू में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक्सिस के अलावा निकाल नहीं सकते, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हमारे सिलेबस में क्या है, एक रिंग है, उसकी एक्सिस दिख रही है ब्लू कलर की, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये कैसे रिंग है भाई, इसका जो है हमें लैम्बडा दिया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा का मतलब क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, लेंथ इज 2πr। तो इस तरह से लैम्बडा दिया है, रेडियस उसकी r है, सेंटर ए सी है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी रिंग के, आप समझ सकते हो। रिंग के पूरे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, सब कट जाएगी इधर उधर से। और एक्सिस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखता हूँ पी, पी पर पप्पू, पप्पू मतलब कौन है आप जानते हो। एनीवेज, तो ये वाला जो पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे जो है अपन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, जैसे एक्सिस के ऊपर, अलॉन्ग द एक्सिस अवे फ्रॉम द चार्ज। और वैल्यू क्या आती है इसकी, CQ x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। रेडियस मतलब r है, x क्या है, x है आपका एक्सियल डिस्टेंस, सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है आपका x, है कि नहीं। इस तरह का ये फॉर्मूला सबको याद रखना है। अब जब इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट वगैरह करेंगे तो पता चलेगा आपको, क्या पता चलेगा आपको, ये पता चलेगा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। मतलब सेंटर पे आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सेंटर पे 0 होती है, बट बाजू में जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दिशा में होती है, लेफ्ट साइड में जाओ तो अलग दिशा में होती है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो है रिंग है, इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उजवी कड़ और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डावी कड़। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा उजव्या साइडला उजवी कड़े, डाव्या साइडला डावी कड़े, दिशा चेंज हो रही है। इसलिए कुछ ग्राफ जो है नीचे बना है, कुछ ग्राफ ऊपर बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस ये आपका जो है किसका ग्राफ है, एक्स का ग्राफ है, डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस का। तो आप जानते हो कि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कहाँ आती है, r/√2 पे, इसको याद रखें, है ना। मतलब जो आपका एक मिनट, जो आपका ये पॉइंट था, जैसे ये एक्सिस है, ये एक्सिस है देखो डॉट डॉट वाली एक्सिस पे कितनी दूरी पे, r/√2 जो दूरी होती है, x इज इक्वल टू r/√2 ये दूरी होती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो मैक्सिमम निकलती है, इसको हमें याद रखना है। दोनों तरफ, इधर वाला r/√2 पे, इधर वाला भी r/√2। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है आपके रिंग के एक्सिस पे, इसको याद रखना। यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए रिंग, ये कंपलसरी है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, चार्ज डिस्क है अपने पास, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। डिस्क में एरिया होता है तो सिग्मा डिफाइन होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, चार्ज मतलब कूलम पर मीटर स्क्वायर, चार्ज पर एरिया, यूनिट एरिया।
तो ये है सेंटर से जो एक्सियल पॉइंट है, ये पी नाम का पॉइंट है, देखो एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप सोचो आप कि अगर आपने इच्छा की कि सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, एक्स वैल्यू आप 0 कर देंगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये फॉर्मूलेज आप याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज है इस तरह से, ये प्लस चार्ज आपका यहाँ पे बैठा हुआ है पूरी तरह से, ओके। और सिंपल सा एक और फंडा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, छोटा सा क्या लिखा है देखो, फॉर अ लार्ज डिस्क, बड़ी सी डिस्क है अगर, है कि नहीं, बड़ी डिस्क मतलब ये भी हो सकता है। तुम बोलोगे सर ये क्या पागलपन है, तो डिस्क नहीं है तो प्लेन है। अरे बहुत बड़ा, इसका मतलब बहुत बड़ी डिस्क, तो प्लेन भी लो या फिर चार्ज लो या फिर गोल ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत बड़ा है ना, इनफाइनाइट है तो खत्म खेल। इनफाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट सरफेस चार्ज है कुछ तो, है ना, डिस्क के फॉर्म में ले लो या चौकोन ले लो। इनफाइनाइट तो बहुत बड़ा होता है, कुछ भी शेप मानो, क्या फर्क पड़ता है। इनफाइनाइट सरफेस चार्ज अगर होगा तो उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी डिस्क ले रहा हूँ, ह्यूज डिस्क, उसका थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ह्यूज डिस्क, बहुत बड़ी डिस्क है, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि चार्ज बहुत बड़ा है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट चार्ज के सामने यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, यहाँ खड़े रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आने वाली है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखें, है कि नहीं, इसको आगे भी देखेंगे हम लोग। अब देखिए ये मैं इसको कंटिन्यूशन में बताता हूँ। मान लो अपने पास ये शीट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट, जिसका सिग्मा गिवन है, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। ये पहली वाली शीट जो है, जनरली इसको हम बोल सकते हैं कि ये नॉन कंडक्टिंग शीट है। कैसी है ये, नॉन कंडक्टिंग। सर कैसे पता आपको, अरे भाई ये कंडक्टिंग शीट अगर होती तो आप देख सकते हो, इस ये जो शीट है उसके सामने वाले फेस पे जो है चार्ज है, पीछे वाले फेस पे चार्जेस नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं। कंडक्टर अगर होता तो कंडक्टर में चार्ज कहीं भी डालो, दोनों साइड में अपने आप पहुंचाता है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ आगे वाले फेस पे चार्ज है, मतलब सिर्फ एक लेयर है चार्ज का, इसका मतलब ये पक्का नॉन कंडक्टिंग होगा। पीछे वाले लेयर पे चार्ज है ही नहीं, पीछे बैक साइड पे चार्ज है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये आपका क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, इसलिए डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। ये यूनिफॉर्म फील्ड आती है आपकी, यूनिफॉर्म फील्ड आती है, नॉन कंडक्टर सिंगल लेयर फील्ड है, ये सिंगल लेयर बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, सिंगल लेयर की फील्ड कितनी आ रही है, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अगर यही हम देखें कंडक्टर में या मेटल में, तो मेटल में हम देखते हैं कि चार्ज आप कहीं पर भी डालो, आगे वाले फेस पे भी चार्ज आएगा, पीछे वाले फेस पे भी चार्ज आएगा। इधर सिग्मा एक ही बार था, इधर आगे वाले फेस पे भी सिग्मा, पीछे वाले फेस पे भी सिग्मा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऐड हो जाएगी और आंसर आ जाएगा सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं आएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, इधर का इधर का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर कंडक्टिंग या फिर क्या बोलते हैं, दोनों साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, दोनों साइड में रखा है चार्ज, है ना। तो आप देख सकते हो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अगर यहाँ पे सिग्मा 1 है, यहाँ पे सिग्मा 2 है, वो कभी हो सकता है जब आपका नॉन कंडक्टर हो। तो यहाँ पे सिग्मा 1 बाई इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई इप्सिलॉन नॉट, दोनों का ऐड हो जाएगा बेसिकली। ये सब चीजें हैं। अंदर वाले पॉइंट पे कंडक्टर है, अगर बोल रहा हूँ इसको मैं, कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। नॉन कंडक्टर होगा तो भी 0 हो जाएगी शायद, अगर सिग्मा सिग्मा सेम होंगे तो। इधर सिग्मा 1 इधर सिग्मा 2 होगा और नॉन कंडक्टर होगा तो बीच में कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई इप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सी बातें हैं, इसको याद रखें, बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सॉरी। अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे पता नहीं, ये स्लाइड खत्म होती है यहाँ पे, है कि नहीं। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो अपने पास जो है इस तरह का एक रॉड है, रॉड में आपको बहुत सारे चार्जेस, बहुत लीनियर चार्ज है, लैम्बडा दिया आपको, लैम्बडा समझ में आता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है कि नहीं। और इस रॉड की लेंथ L है और यहाँ से इस एंड से जो है अपने को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये P पॉइंट है मान लो, ये P पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये L0 डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, है कि नहीं। तो रॉड तो बहुत सारा लाइन में होता है, बहुत सारे पॉइंट्स है रॉड के अंदर। हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है। तो पॉइंट चार्ज लेने के लिए हमें यहाँ पे एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। लेट्स वर्क अराउंड दिस पॉइंट। ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज है आपका, वहाँ से मैं ले रहा हूँ x दूरी पे, चार्ज नहीं, ये पॉइंट P है ना, P पॉइंट से x दूरी पे मैंने एक एलिमेंट काटा छोटा सा, dx मिलेगा आपको यहाँ पे, है कि dx है। इसका चार्ज होगा dq इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू dx। और इसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी छोटी सी, वो आएगी de, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी de छोटी सी। उसकी वैल्यू कौन बताएगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, d किसकी वजह से, पूरे रॉड की वजह से कि ये dq की वजह से, dq की वजह से। तो c dq अपॉन x स्क्वायर, इसको अच्छे से लिखो dq को, तो कितना आ जाएगा, c लैम्बडा dq की जगह यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर। तो ये छोटे से चार्ज की वजह से, dx वाले छोटे से चार्ज टुकड़े की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इंटीग्रेशन में लिमिट बताइए आप लोग, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लिमिट क्या आएंगे, L0 से लेके L0 प्लस L, L0 से लेके L0 प्लस L, और फिर आपका आंसर निकल के आएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन करके आप लोग निकाल सकते हैं कि एक रॉड की वजह से बाजू वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होने वाली है कि नहीं। बड़ा सिंपल है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है,
जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम चार्ज के आजू बाजू डिफाइन करते हैं। किसी चार्ज के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है उतनी है, किसी चार्ज स्ट्रक्चर के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की स्ट्रेंथ हम डिफाइन करते हैं वेक्टर फॉर्म में, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्केलर फॉर्म में अगर उसको डिफाइन करें, मतलब चार्जेस का इफेक्ट आजू बाजू के क्षेत्र में अगर हम स्केलर फॉर्म में डिफाइन करें तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रीन कलर की दिख रही है, इस दिशा में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक मैं पॉइंट लेता हूँ ए नाम का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए का कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, ये एक पॉइंट के डिफाइन होते हैं स्पेस के अंदर। तो ए नाम का पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन में लिखा है वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज एट द पॉइंट ए अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मुझे इन्फिनिटी से, जहां पे पोटेंशियल हम 0 मानते हैं, वहां से अपने को अगर 1 कूलम चार्ज लेके आना है और इस ए पॉइंट पे रखना है तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रिपेल करेगी, है कि नहीं। तो उस वर्क डन करने में जो वर्क डन खर्च होगा उसको इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में, उसको हम क्या बोलते हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं, है कि नहीं। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ए पे लाने के लिए जितना एनर्जी खर्च होगा, जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल ऑफ ए इज डिफाइंड। अब देखो क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट ए इज क्यू इंटू वी ए। अब 1 कूलम को जो एनर्जी खर्च हुई है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज, जैसे कि कोई चार्ज क्यू जो है अगर आपने ए पॉइंट पे रख दिया, आप सिंपल सी भाषा समझो, मान लो इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मतलब 1 कूलम चार्ज लाने के लिए कितना एनर्जी लगा, 10 जूल लगा होगा, वोल्ट मतलब एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है कि नहीं। तो 1 कूलम चार्ज लाने के लिए अगर 10 लगता है तो 3 कूलम चार्ज लाने के लिए 30 लगेगा, है कि नहीं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द 3 कूलम चार्ज इज केप्ट एट दिस पॉइंट, इट बिकम्स 30। तो ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली याद क्या रखना है, कोई भी चार्ज अगर किसी एक जगह पे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो वो चार्ज ले लो, क्यू ले लो, मल्टीप्लाइड बाय जिस जगह पे लिखा है उस जगह का पोटेंशियल ले लो। तो देखो चार्ज क्यू इनटू पोटेंशियल एट द प्लेस वेयर द चार्ज इज केप्ट, दैट विल गिव यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। ओके, तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हमने अभी देखा, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन देखा था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो उसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पोटेंशियल एट ए डिफाइन है इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, और इन्फिनिटी से ए तक चार्ज को हमें लाना है। निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करने वाली है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में अगर पता है तो उसको आपने इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट लगा दी इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक, तो आपको उस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके, और एक इसका करोलरी क्या हो सकता है, जैसे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया तो पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। इसको एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू डो, पता है आपको, डो वी बाय डो एक्स आई कैप, है कि नहीं, ये आई कंपोनेंट हो जाएगा, प्लस डो वी बाय डो एक्स जे कैप, और ये माइनस भी लग जाएगा एक, ओके, ये माइनस तो कंटिन्यू आता ही है। तो इस तरह से आप जे कैप के कैप में भी लिख सकते हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मूला आपको पता है, याद कर रखना, डायरेक्शन वाइज माइनस वगैरह का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। माइनस इसलिए आता है क्योंकि जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस दिशा में पोटेंशियल कम होता है, याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, इसको याद रखें। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव में ड्रॉप होता जाएगा, मतलब अल्टीमेटली बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज है अपने पास, पॉइंट चार्ज की वजह से भाई कितना आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबको पता है। ये पॉइंट चार्ज की यहाँ पे फिक्स करके रखा है, पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से आर दूरी पे एक पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला है सी क्यू बाय आर, आर स्क्वायर नहीं, सी क्यू बाय आर। और ये पोटेंशियल जो है एडिटिव होते हैं, इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक और चार्ज रख दिया Q1 नाम का, तो इसका पोटेंशियल भी ए पॉइंट में ऐड हो जाएगा। मतलब इस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, सी क्यू बाय आर। इसकी वजह से Q1 की वजह से पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना आएगा, सी Q1 बाय R2 जो भी है, इसका R डैश जो भी है, तो दोनों पोटेंशियल ऐड होकर फिर ए पॉइंट का डिफाइन होगा। मतलब इसकी वजह से मान लो 10 पोटेंशियल यहाँ पे, इसकी वजह से 20 है, तो टोटल ए पॉइंट का पोटेंशियल 30 हो जाएगा। इस तरह से एडिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव का निगेटिव, बड़ा सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग चार्ज रिंग के केसेस। चार्ज रिंग में हम देखते हैं चार्ज रिंग के सेंटर पे हमने देखा पोटेंशियल का आंसर आता है सी क्यू बाय आर, क्योंकि चार्ज रिंग में जितने भी चार्ज एलिमेंट्स हैं ये सारे वो आपके जो है सेंटर से आर दूरी पे हैं, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, टोटल चार्ज तो क्यू ही है ना, जो कि आर दूरी पे रखा हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में दूरी तो आ रही है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर आ जाएगा सी क्यू बाय आर। इसको याद रखें, चाहे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके बाद हम बात करते हैं चार्ज रिंग के एक्सिस पे कितना पोटेंशियल आता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सी क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, यहाँ पे वेक्टर तो करना नहीं है, कंपोनेंट वगैरह करने नहीं है, सिंपल डिस्टेंस चाहिए अपने को, सिंपल स्केलर है पोटेंशियल। ए पॉइंट का पोटेंशियल कैसे आएगा, तो कोई भी जो है आप चार्ज का टुकड़ा ले लो, वो सारे टुकड़े अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की दूरी पे ही हैं पॉइंट ए से, इसीलिए पोटेंशियल सबका ऐड होके डी क्यू सारे ऐड होके क्यू आ जाएगा, सी क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है एक्सियल पॉइंट के पोटेंशियल का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चार्ज रॉड, ये थोड़ा सा लफड़ा इसमें देखो। तो जनरली हम चार्ज रॉड का मतलब समझते हैं इनफाइनाइट रॉड, तो अगर अपने पास एक इनफाइनाइट रॉड है
तो वहां से x1 दूरी पे p पॉइंट है, वहां से x2 दूरी पे q पॉइंट है। तो क्या p और q के पोटेंशियल डिफाइन हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लेना पड़ता है ना। कोऑर्डिनेट, जैसे कोऑर्डिनेट डिफाइन करना है तो ओरिजिन डिफाइन करना पड़ता है। तो जब भी हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो हम लोग ये मानते हैं कि इन्फिनिटी पे क्या है, पोटेंशियल जीरो है कि नहीं। लेकिन इनफाइनाइट रॉड के केस में चार्ज तो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते। वी कैन नॉट डिफाइन पोटेंशियल, बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। तो P और Q जो कि आजू बाजू के पॉइंट्स है इनफाइनाइट रॉड के, वहां का पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो सकता, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज डिफाइंड एज Vp माइनस Vq इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला 2c लैम्बडा बाई x इंटू dx का इंटीग्रेशन। ये कहां से आया सर? तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम द R1 टू R2 वट एवर इट इज, लिमिट लगा के। मतलब बेसिकली इंटीग्रेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आ जाएगा अपने पास? एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। इसको हमें याद रखना है। अब क्या है, माइनस वगैरह कैसे याद रखना है सर? तो कुछ याद मत रखो, आप सिंपल याद रखो, जितना आप चार्ज के पास होगे आपका पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना दूर होगे उतना पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो उसके हिसाब से आप प्लस माइनस कुछ जज कर सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जैसे यहाँ पे P का पोटेंशियल ज्यादा है, Q का है, तो Vp माइनस Vq करोगे तो पॉजिटिव आएगा, Vq माइनस Vp करोगे तो निगेटिव आएगा। साइन अपना अपना एंड में लगा देना। आप इंटीग्रेशन करना सीखते हो, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर करोगे तो यहाँ पे डेल्टा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे इनफाइनाइट रॉड की वजह से बाजू वाले पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है कितनी होती है? 2c लैम्बडा बाई x। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया x के साथ, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। और क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैंने Vp माइनस Vq, अल्टीमेटली पॉजिटिव आएगा, तो आपको साइन की वरी करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपको पॉजिटिव में ही ठोकना है। इसके बाद हम देखते हैं आगे चार्ज डिस्क के बारे में। ये चार्ज डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क है। इसके ऊपर सिग्मा नाम की जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है। डिस्क मतलब उसमें सरफेस होता है कि नहीं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा है। वहां से जो है एक्सियल पॉइंट पे x दूरी पे जो है P है, और इस P पे अपन पोटेंशियल अगर निकाले तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। तो Vp का आता है सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x। इसको एज इट इज याद रख लेना। अब यहीं से आप ये भी पुट कर सकते हो कि भाई डिस्क के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे आप x जीरो कर दो, सिग्मा r बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूले बस याद रखने, बेटा इसमें कुछ मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी। डायग्राम याद रखो, भाई डिस्क है, डिस्क के जो है एक्सिस वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, तो ये होता है, क्या कर सकते हैं इसमें अभी, ठीक है, इसको याद रखो। अब पोटेंशियल डिफरेंस का एक जनरल फॉर्मूला जो आपको बता चुका हूं मैं ऑलरेडी। क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A डॉट B E डॉट डी आर। इसको आप याद रख लेना, एज ए ये मैथमेटिकल मॉडल काम करेगा। इसमें निगेटिव नहीं आता, निगेटिव लिखना पड़ेगा तो B से A लेना पड़ेगा। तो ये एज इट इज इसको याद रखना है, इसमें कोई निगेटिव नहीं है। इस तरह से एज इट इज आपको इसको याद रखना है। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस, अब ये थोड़ा सा थ्योरी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है आपका वेव फ्रंट जैसा थोड़ा बहुत। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट के पोटेंशियल जो है सेम हो। मान लो ऐसा स्फीयर आपने को मिल गया, उस स्फीयर का हर एक पॉइंट जो है 40 वोल्ट के पोटेंशियल पे है, इक्विपोटेंशियल स्फीयर कहलाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे कुछ भी सरफेस मिल सकते हैं, सरफेस कैन बी एनीथिंग, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं भी से मिल सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनी सरफेस व्हिच इज हैविंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेम पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। उसमें प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू सच सरफेस। ये तो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, तभी तो वर्डन नहीं होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में, है कि नहीं। और वर्डन होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इक्विपोटेंशियल है। इस तरह से हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपके पास इक्विपोटेंशियल स्फीयर है, आपके पास इक्विपोटेंशियल सिलेंडर है, क्यूब है, जो भी है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर होनी ही चाहिए। वर्क डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो ऑब्वियसली बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर द सेम पोटेंशियल। तो काय का वर्क डन होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से किस तरह का जो है आप देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है। तो ये पॉइंट चार्ज है, मान लो इसके आजू बाजू इक्विपोटेंशियल के आप देख सकते हो स्पीयर्स बनते हैं पॉइंट चार्ज के आजू बाजू, आप इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास लाइन चार्ज है, मान लो इस तरह का लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट ले लेता हूँ, तो लाइन चार्ज के आजू बाजू आप लोग क्या करा सकते हो? इसे सिलेंडर्स बना सकते हो, इक्विपोटेंशियल सिलेंडर्स इसके आजू बाजू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना। थोड़ा इमेजिन करने की बात है, आप कर सकते हैं इस तरह से, है ना। वेव फ्रंट में देखा है हमने बहुत सारा। उसके बाद अगर देखें हम लोग कि उसके बाद अगर हम देखें कि अगर अपने पास इनफाइनाइट शीट है, एक बड़ी सी शीट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बोला? यूनिफॉर्म होती है ऐसे आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपको जो है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स दिखाई देंगे एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, है कि नहीं। सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स ऐसे आगे बढ़ते हुए हम देख, आगे तो नहीं बढ़ेंगे, वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं, ये तो इक्विपोटेंशियल प्लेन्स है बस, है ना, सरफेस है। मतलब या ए पॉइंट हो चाहे बी पॉइंट हो, अगर एक ही प्लेन में है दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, वर्डन ए से बी जाने में जीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में ये बेसिक बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी हम देखेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस का, मतलब अभी पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज का नहीं देखना है कि नहीं, अपने को सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी देखना है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? उस सिस्टम को जीरो से बनाने में कितना एनर्जी खर्च हुआ। जैसे यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब Q1 और Q2 R दूरी पे रखे हुए हैं, तो इसको यहाँ पे लाने में, ये सब सिस्टम बनाने में कितना एनर्जी खर्च हुआ, दैट इज व्हाट इज नेम्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अभी ये चार्जेस यहाँ पे रेस्ट पे है, इसको याद रखना, पकड़ के बैठे हम लोग।
तो ये इस सिस्टम का दो चार्जेस आर दूरी पे सेपरेटेड है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CQ1 Q2 बाई आर। ओके, CQ1 Q2 बाई आर ये पोटेंशियल एनर्जी का इस सिस्टम के फॉर्मूला है। अगर Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो अपने आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ जाएगी। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो यहाँ पे Q1 में मान लो आप +8 लेते हो, Q2 माइनस लिख लेते हो, तो माइनस निगेटिव एनर्जी आएगी। तो डिपेंड्स ऑन कि भाई किस तरह का है। लाइक चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अनलाइक चार्जेस होंगे तो निगेटिव एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस टू चार्ज सिस्टम कैन बी निगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। हम इसको पेयर बोलते हैं ना, दो चार्जेस का पेयर की पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, इसको याद रखें। नेक्स्ट, यहाँ पे अपने पास एक ट्रायंगल है। हमने तो क्या पढ़ा सर, आपने तो पेयर बोला था। ट्रायंगल में यहाँ पे ट्रायंगल की तीनों वर्टाइसेस पे जो है Q1 Q2 Q3 तीन चार्ज रखे हुए हैं। दिस इज अ 3 चार्ज सिस्टम। तो 3 चार्ज सिस्टम में अपने इस सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालें, आपने को फॉर्मूला कौन सा पता है भाई, पेयर का। तो हम तो पेयर वाइज ही खेलेंगे। तो 3 चार्ज सिस्टम में कितने पेयर बनते हैं, 1 2 3 में कितने पेयर बनेंगे, 1 2 2 3 और 1 3, 3 पेयर बनेंगे, है कि नहीं। तो देखो U12 निकालो, U23 निकालो, U13। मतलब पहले आप ऐसे सोचो कि 1 और 2 का इस पेयर की एनर्जी कितनी है, फिर आप सोचो 2 और 3 पेयर की कितनी है, फिर 3 और 1 की कितनी है, सबको ऐड करो, टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ से आप देखो मैंने कैलकुलेशन किया है पूरा, है ना। U12 में Q1 Q2 आएगा और 1 और 2 के डिस्टेंस आएगा, x आएगा। इस तरह सारी पोटेंशियल एनर्जी ऐड होती जाएंगी विद देयर साइंस, और फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कुछ तो डिफाइन होगी। और यहाँ पे अभी अगर हम क्वाड्रिलेटरल भी लेके आ जाए, स्क्वायर लेके आ जाओ मान लो, है ना, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी लेके आ जाऊँ, तो उसमें 6 पेयर बनते हैं। इस तरह से आप करते जा सकते हो। जितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे उतने आपको पेयर मिलेंगे, मतलब उतने नहीं, उस मात्रा में। अब मात्रा कितनी है, आपको एक एक पेयर निकालनी पड़ेगी, है ना। उसका एक एक्चुअली इंपेरिकल फॉर्मूला भी आता है मैथ में। एनीवेज, यहाँ पे आपको पेयर वाइज जो है एनर्जी निकालनी है पूरे सिस्टम में, और सबको ऐड करके टोटल एनर्जी आ जाएगी। इसको याद रखना। स्पीयर्स, अब स्पीयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, बहुत इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीयर्स क्या होता है, हॉलो स्पीयर कंडक्टिंग सॉलिड स्पीयर। तो हॉलो यहाँ पे स्पीयर है, चार्ज स्पीयर है कि नहीं, ऐसे हम मान रहे हैं। और सॉलिड जो है आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्पीयर है, दोनों सेम ही बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका हॉलो स्पीयर है मतलब सारा चार्ज सरफेस पे है, और अगर आपका कंडक्टिंग स्पीयर है जो कि सॉलिड है, तो भी सॉलिड होने का कुछ फायदा नहीं है, सारा चार्ज कहाँ जाके बैठ जाएगा, कंडक्टिंग है ना, कंडक्टर पे सारा चार्ज सरफेस पे आता है। तो दोनों स्पीयर इक्वली होते हैं, है कि नहीं। क्यों इक्वल होते हैं, क्योंकि इनका सारा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पे होता है। तो सरफेस पे चार्ज वाला जो भी होगा उसका आंसर ये आएगा। देखो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर x=0 से लेके x=r, मतलब इनसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ओके, और बाहर ऐसे बिहेव करता है वो जैसे कि सारा चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे। फॉर एग्जांपल किसी को निकालना है, ये बाहर वाला पॉइंट है O नाम का या P नाम का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप सिंपल ऐसे मानो कि ये सारा चार्ज, स्फीयर को भूल जाओ, सारा चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे एज अ पॉइंट चार्ज। और ये डिस्टेंस अगर आपको पता है x, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, CQ/x², ना। तो वही तो है CQ/x²। मतलब फॉर आउटसाइड पॉइंट्स स्फीयर बिहेव्स एज इफ होल चार्ज ऑफ द स्फीयर इज केप्ट एट द सेंटर, और पॉइंट चार्ज की तरह हम उसको निकाल सकते हैं। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है, और बाहर इस तरह से होती है कि सेंटर से आप दूरी लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी बाहर वाले पॉइंट के लिए। ग्राफ ही आ गया। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो सरफेस का पोटेंशियल होता है CQ/r और अंदर का पोटेंशियल फिर घटता जाता है CQ/x के फॉर्मूले के अनुसार। मतलब अगर आप अंदर पॉइंट लेते हो A वाला, चाहे B वाला, चाहे C वाला, सबका पोटेंशियल, अंदर वाले सारे पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा CQ/r, जो कि सरफेस का पोटेंशियल होता है कि नहीं। और अगर आप बाहर जाते हो, बाहर मतलब मान लो P पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है जो कि x दूरी पे है, तो उसके हिसाब से ये फॉर्मूला लगेगा, हाइपरबोला में ग्राफ डिक्रीज होता जाएगा। तो ये ग्राफ आपको पता है। उसके बाद दूसरा स्फीयर कौन सा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड क्यों बोला, क्योंकि अंदर भी चार्ज भरा हुआ है। नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज अंदर भरा हुआ है ना। सॉलिड कंडक्टर होता तो चार्ज अंदर हो ही नहीं सकता था। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठूस के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज भरा हुआ है। इसके लिए हम रो डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो डिफाइन होता है। एनीवेज, यहाँ पे इस तरह के कंडक्टर में हम देख सकते हैं कि अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि अंदर भी चार्ज है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, CQ/x²। नहीं, ये क्या लिख दिया मैंने, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये रहा, CQ/x/r3। ये तो सरफेस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अंदर वाली फील्ड का फॉर्मूला क्या है, CQ/x/r3। स्मॉल x मतलब आप सेंटर से कितनी दूरी पे हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ही है CQ/x/r3। आप देख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, इसलिए ग्राफ इस तरह से आता है। और फिर बाहर वाले पॉइंट के लिए इस तरह से वो बिहेव करता है जैसे सारा चार्ज कहाँ रखा हो, सेंटर पे। वही फॉर्मूला फिर से CQ/x²। फिर हम देखें पोटेंशियल में हम देखते हैं कि x=0 पे, मतलब सेंटर पे इस बार पोटेंशियल जो है आपका सरफेस जितना नहीं है, इस बार पोटेंशियल 3/2 टाइम सरफेस है, यानी सरफेस का पोटेंशियल ये रहा CQ/r, उसका 1.5 गुना 3/2 CQ/r सरफेस पे पोटेंशियल है। जैसे जैसे दूर जाओगे सरफेस से, पोटेंशियल आपका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और सरफेस का आएगा पोटेंशियल CQ/r, और फिर हाइपरबोलिकली फिर वो नीचे जाएगा डाउन ट्रेंड में। तो अंदर वाले पॉइंट के लिए इनसाइड पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CQ/2r3, ये 3r² - x²। ये किसके लिए है, पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट। और ये किसके लिए, पोटेंशियल एट आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट तो भी हो करता है सारा चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे, इस तरह से। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसको आप याद रखें। उसके बाद मुझे लगता है कुछ जरूरत पड़ेगी इसमें। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ये केसेस हैं। उसके बाद क्या है, कंडक्टर्स के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए।
कंडक्टर्स में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो इन इट्स मटेरियल। इनसाइड मतलब जहाँ जहाँ कंडक्टर का मटेरियल है अंदर की तरफ, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। फॉर एग्जांपल देखो, ये अपने पास एक स्फीयर है, उसके अंदर कैविटी है कि नहीं, तो ये स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू नाम का। अब तुम चार्ज कहीं डालने की कोशिश करो, क्योंकि कंडक्टर है, सारा चार्ज कंपलसरी कहाँ होगा, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं, सरफेस पे होगा। तो सारा चार्ज अगर सरफेस पे है तो ए पॉइंट भी जो है स्फीयर के अंदर कहलाएगा, और कुछ बच्चे बोलते हैं बी पॉइंट भी स्फीयर के अंदर है कि नहीं, थोड़ा ध्यान समझो। तो हम लोग याद रखते हैं ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर इज जीरो। इनसाइड का अर्थ क्या भाई, ए पॉइंट को इनसाइड बोलना है क्या, बिल्कुल सर इनसाइड है ये, और बी पॉइंट भी स्फीयर के इनसाइड ही तो है, लेकिन बी पॉइंट पे स्फीयर का मटेरियल नहीं है, कैविटी है वहाँ पे। तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, जीरो है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन इट्स मटेरियल, ये इनसाइड मतलब मटेरियल के अंदर भी होना चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए वहाँ पे। तो ये स्फीयर का जो भी कंडक्टर का मटेरियल है वो ए पॉइंट उसके अंदर लाई करता है, मतलब मटेरियल का हिस्सा है वो, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। लेकिन ये बी पॉइंट जो है कैविटी के अंदर है, दिखता है स्फीयर के अंदर है, बट वहाँ मटेरियल नहीं है ना, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, है ना, कुछ भी हो सकती है, मतलब वो निकालना भी एक्चुअली टफ टास्क है। यहाँ पे इंडक्शन के बस चार्ज भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, बट याद रखें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ये फॉर्मूला सही है, ये कंसेप्ट सही है, बट वहाँ मटेरियल भी तो होना चाहिए, वहाँ कैविटी नहीं होनी चाहिए, फिर कैसे आएगा जीरो। गॉस लॉ आपको पता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, मतलब ये फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है आपका वो इनसाइड चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इनसाइड चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको कहाँ लेना है, और अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज 3D सरफेस होता है जिसके अंदर हम चार्ज रखते हैं। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए मतलब किसी भी गॉसियन सरफेस के ऊपर अगर हमने ये फ्लक्स निकाला तो उसका आंसर आता है इनसाइड चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल अपने पास एक क्यूब है, क्लोज है, 3D है, उसके अंदर Q1 चार्ज रखा है, तो इसमें से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा वो होगा Q1 अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इनसाइड चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है।